तो प्यारे साथियों, हमारा जो देश है वो तरक्की की राह पर बढ़ रहा है ना। हमारा देश किसी भी फील्ड में हो, हमारा देश टॉप टॉप है। याद रहे कि हर एक सेक्टर में हमारा देश टॉप है। शर्तें है कि जो भी इसके पास में जो इंस्ट्रूमेंट है उसका सही यूज किया जाए। तो प्यारे साथियों, भारत की जो सेना थी उसने एक परीक्षण किया है, रुद्रास, जो एक स्वदेशी ड्रोन है। पर साथियों, आपको लगेगा कि ये भी ऐसा ही कोई ड्रोन होगा जो यूज किया जाएगा। नहीं, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है भारत को, क्योंकि जो है प्यारे साथियों, ये बहुत अच्छी क्वालिटियों के साथ में बनाया गया है। देखिए, अगर मैं वैसे बात करूं कि पाकिस्तान पर इसका यूज होगा, तो पाकिस्तान पर इसका यूज करने से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को इससे, इन ड्रोनों से प्यार हो चुका है। ठीक है, तो जब किसी इंसान को प्यार होने लग जाता है तो उस पर किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए भी भारत सरकार को डबल जो बारूद वाले जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे। इनसे पाकिस्तान के काम नहीं चलने वाला। अच्छा, भारत क्या कर रहा है, एक साइड देख रहा है ओनली पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। भारत तीसरी साइड नहीं देख रहा है, दूसरी साइड नहीं देख रहा है। चाइना क्या कर रहा है, चाइना हमारे ही देश अरुणाचल के राज्य के नाम बदल रहा है हर जगह की। तो क्या भारत जो है वो सो रहा है? देखिए, ये सोने का समय नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, ये सोने का बिल्कुल भी समय नहीं है। भारत सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए चाइना को, और भारतीय सेना को भी मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए चाइना को। लेकिन इस समय देखा जा रहा है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि पीओके हमें वापस दो, और दूसरी अक्साई चीन की तरफ हम बोल ही नहीं रहे। और हम क्या बोले कि हमारी सरकार ही नहीं बोल रही है कि अक्साई चीन हमें चाहिए। प्यारे साथियों, अक्साई चीन चाहने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी भारत को, और भारत दूसरों पर अगर डिपेंड रहेगा तो शायद अक्साई चीन जिंदगी भर नहीं आएगा। भारत को खुद के पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, यानी कि हर एक वो चीज जो विदेश से आती है उसको खुद के देश में निर्माण करना होगा। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक का हम पढ़ने वाले हैं उसको आप देख पा रहे होंगे। ये जो ड्रोन है प्यारे साथियों, इसका नाम है रुद्रास्त्र। क्या है? रुद्रास्त्र। तो भारतीय सेना ने इसको बनाया है, रुद्रास्त्र इसका नाम है। और ये क्या है प्यारे साथियों, इंडिजिनियस यानी स्वदेशी ड्रोन है प्यारे साथियों। क्या है? स्वदेशी ड्रोन है प्यारे साथियों। और खास बात क्या है, क्यों? तो देखिए, इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है इस ड्रोन का, और इसका जो सफल परीक्षण किया गया है प्यारे साथियों, वो पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया है। राजस्थान की जो पोखरण फायरिंग रेंज है प्यारे साथियों, इसका जो परीक्षण किया गया है वो कहाँ पे किया गया है? पोखरण फायरिंग रेंज, पोखरण फायरिंग रेंज। अब प्यारे साथियों, आप बोलेंगे जी इसका यूज क्या है? तो प्यारे साथियों, एक ऐसा ड्रोन है जो वर्टिकल लैंडिंग करता है और वर्टिकल ही टेक ऑफ करता है। जब कोई भी एयरक्राफ्ट, ड्रोन, किसी भी कोई भी हो, अगर वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग करता है तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है उस कंट्री को। सर कैसे? तो प्यारे साथियों, कोई भी एयरक्राफ्ट हो या कोई भी ड्रोन हो, अगर वर्टिकल लैंडिंग करता है तो उसको कम रनवे की जरूरत पड़ती है, कम रनवे की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर वह हॉरिजॉन्टल अगर लैंडिंग कर रहा है, हॉरिजॉन्टल आपका टेक ऑफ कर रहा है, तो रनवे की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन वर्टिकल लैंडिंग प्यारे साथियों वही कर सकता है जिसके पास में दम ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्यारे साथियों, एक तो थ्रस्ट बहुत ज्यादा चाहिए,
और बल्कि थ्रस्ट तो सभी के पास में होता है, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजिकल जो थ्रस्ट होता है, यानी कि इंजन को ऊपर नीचे करने का सिस्टम भी होना चाहिए। तो जो वर्टिकल, इसमें क्या जरूरत पड़ेगी, इसमें कम रनवे की जरूरत पड़ेगी, रनवे की जरूरत पड़ेगी। और ये क्या है आपका प्यारे साथियों, VTOL, यानी कि क्या है, वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, है ना। तो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग होती है, आप वीडियो के अंदर भी देख सकते हो कि किस तरीके से वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग होती है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है प्यारे साथियों, अब देखिए 170 किलोमीटर क्या कर सकता है प्यारे साथियों, चल सकता है, यानी कि बैटरी के हिसाब से प्यारे साथियों क्या कर सकता है, 170 किलोमीटर चल सकता है। 50 किलोमीटर की रेंज में प्यारे साथियों ये क्या कर सकता है, अपना जलवा दिखा सकता है। तो 50 किलोमीटर की रेंज में अपना दम दिखाता है। ठीक है प्यारे साथियों, आप बोलेंगे जी 170 किलोमीटर, यानी कि 170 किलोमीटर ये चल सकता है, इतनी किसके पास में बैटरी है, लेकिन जो कनेक्शन होगा वो 50 किलोमीटर रेंज तक ही रहेगा, इसको कोई चलाने वाला भी तो चाहिए ना। ये क्या करता है तो प्यारे साथियों, ये लाइव रिकॉर्डर भी भेजता है, जो इसको ऑपरेट कर रहा है उसके पास में लाइव रिकॉर्डिंग भी भेजता है, जिससे हमें जो अपोज की जो सेना है उसका क्या मिलता है, उसका वीडियो मिलता है, उसकी लोकेशन मिलती है, उसके सैनिक ठिकाने मिलते हैं, उसकी आर्टिलरी मिलती है। और प्यारे साथियों, जब ऐसा संकेत मिल जाता है, जब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती है, फिर क्या चाहिए, फिर बस भटकना है ना। तो बस ये क्या भेजता है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग, यानी कि लाइव वीडियो भी भेजता रहता है, लाइव वीडियो रिकॉर्डर भी क्या करता है, भेजता रहता है प्यारे साथियों। और क्या क्या खासियत है प्यारे साथियों, देखिए और भी अगर इसकी खासियत बताएं तो ये जो आपका जो फटाका आता है ना, फटाका वो लाल मुर्गी छाप वाले पटाखे वैसा काम नहीं करता है, ये सूतली बम वाला काम करता है प्यारे साथियों। ये क्या करता है, सूतली बम वाला काम करता है। और इसको क्या किया जाता है, तो इस पर लगाए जाते हैं बम, क्या लगाए जाते हैं प्यारे साथियों, बम लगाए जाते हैं। और जब यहाँ से ऑपरेटर करने वाला लाइव देखता रहता है और अब चाहेगा कि यहाँ पर क्या करना है, बम पटकना है, वहां पर क्या पटेगा, एक विस्फोटक पदार्थ पड़ जाएगा और ब्लास्ट करेगा, और वहां का जो जितना भी सिस्टम है प्यारे साथियों उसको फोड़ देगा। अब प्यारे साथियों क्या है, अब ये काम करने के तुरंत बाद वापस से अपने बेस पर आ सकता है रुद्रास्त्र स्वदेशी ड्रोन, वापस अपने स्थान पर आ जाएगा, यानी कि एक तीर से दो शिकार हो गया था। ये यूएवी है प्यारे साथियों, यूएवी का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसमें आदमी नहीं बैठता है, वापस अपने बेस पर आ जाएगा। इसका मतलब ये नष्ट नहीं होगा। कई क्या होते हैं, आतंकवादी ड्रोन क्या होते हैं, आतंकवादी ड्रोन होते हैं जो दूसरों को मारने के लिए खुद भी मरते हैं। कि मान लीजिए कि यहाँ पर पाक का कोई एयरबेस है और हमने आतंकवादी ड्रोन को भेजा, आतंकवादी ड्रोन यहाँ पे जाकर खुद भी फूटेगा और वहाँ के एयरबेस को भी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन ये वैसा नहीं है, ये खुद नहीं फूटता है प्यारे साथियों, ये तो उड़ता ही है, ये खास बात है, ये तो उड़ता ही है ना। तो ये वापस लौट आता है खुद का काम करने के बाद में। और भी अगर इसकी विशेषताएं देखी जाए तो प्यारे साथियों, ये आपका ड्रोन है वो प्यारे साथियों बहुत ऊंचाई पर जा सकता है और फिर एक निशाना बनाकर उसको टारगेट कर सकता है। तो ये जो भारत की सेना थी उसका एक सफल परीक्षण था और शानदार इसके नतीजे आएंगे। कोई भी देश अब हमारे पर हमला नहीं कर सकता है। लेकिन मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए अगर इनको बनाया है तो कोई काम का नहीं है। काम हमें चीन की साइड भी दिखाना पड़ेगा, काम हमें और साइड भी दिखाना पड़ेगा। और अगर आप ज़्यादा साइज में अगर इनको इम्पोर्ट आप बढ़ाते हो प्यारे साथियों तो आप इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। और एक्सपोर्ट से तो आप जानते हो कि अगर इन सामानों अगर डिफेंस का कोई सामान एक्सपोर्ट होता है प्यारे साथियों, कोई देश को अरबपति बनने में समय नहीं लगता है, इकोनॉमी को उछलने में कोई समय नहीं लगता है ना। तो यही चाहेंगे कि एक्सपोर्ट भी हो और देश में इसी तरीके की तरक्की करते रहे, बड़े बड़े लोगों को रोजगार मिलता है। पर साथियों ड्रोन है ना, ड्रोन का मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ। ड्रोन सेना में यूज थोड़ी होता है, सेना में ड्रोन ओनली यूज थोड़ी होता है। ड्रोन का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग यूज होता है।
ठीक है। तो ड्रोन का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग यूज होता है और उसी हिसाब से ड्रोन बनाए जाते हैं। ड्रोन्स का मतलब है कि एक ऐसी मशीन जो उड़ेगी आसमान में और अपना टारगेट करेगी। टारगेट में चाहे सो रिकॉर्डिंग करना भी हो सकता है, कहीं पे बम फटकना भी हो सकता है, कोई रिकॉर्ड आपके वीडियोस जो आपके फार्मर्स क्या करने लगे आजकल ड्रोन का यूज है, वो पानी ड्रिप को छिड़कने के लिए हैं, खाद को छिड़कने के लिए कर रहे हैं। यानी कि जो हानिकारक जो खाद होता है जिससे मनुष्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसको छिड़कने के लिए आजकल ड्रोनों का उपयोग हो रहा है, ताकि किसी फार्मर के क्या नहीं हो, बीमारी नहीं हो, वो आसानी से जो छिड़काव है, जो दवाइयां हैं खेतों में जहरीली, वो डाल सकता है ना। तो इनकी सहायता से इससे क्या होता है, तो किसी पर्सन को क्या इफेक्ट नहीं होता है। तो ड्रोन्स का आजकल बहुत यूज हो रहा है, इससे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है, लेकिन उसी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जो इन क्षेत्रों में डिग्री हासिल कर रखा है ना। ऐसे किसी को भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है प्यारे साथियों, ये भारत देश है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट टॉपिक पर। तो प्यारे साथियों, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, तब से उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे और उन बड़े बड़े वादों को वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते चले जा रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड जो ट्रंप है, उन्होंने अमेरिका में जो कर्ज है उसको कम करने के लिए और अमेरिका में लोग ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें, इसके लिए एक वीज़ा बनाया है। क्या बनाया है? जिसको बोलते हैं प्यारे साथियों, एक कार्ड बनाया है जिसको बोलते हैं गोल्डन कार्ड। तो आप समझ सब गए होंगे कि गोल्डन कार्ड क्या है, गोल्डन कार्ड का पर्पज क्या है। देखिए, अगर आप अमेरिका में रहना चाहते हैं प्यारे साथियों, तो आपको एक कार्ड बनवाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं प्यारे साथियों गोल्डन कार्ड। देखिए, गोल्डन कार्ड कोई मामूली कार्ड नहीं है। आज आप कोई भी कार्ड बनवाते हो, मान लीजिए कि आज आप एटीएम कार्ड बनवाते हो, तो आपके जो बैंक है उसमें कितने रुपए होंगे? लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, इतने रुपए होंगे। नहीं नहीं प्यारे साथियों, ये जो गोल्डन कार्ड है ये 43 करोड़ रुपए का है। इसके अंदर 43 करोड़ नहीं है प्यारे साथियों, ये कार्ड ही 43 करोड़ रुपए का है। तो क्या गोल्ड का है? नहीं प्यारे साथियों, ये आपके लिए गोल्ड का नहीं है, ये अमेरिका के लिए गोल्ड का काम करेगा, क्योंकि अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा अमीर लोग निवेश करेंगे और अमीर लोगों को रहने का जो निवेश है वो यही गोल्डन कार्ड देगा प्यारे साथियों। यानी कि अगर अमेरिका में आपको स्थायी निवास रखना है तो गोल्डन कार्ड लेना पड़ेगा प्यारे साथियों, गोल्डन कार्ड लेना पड़ेगा, है ना। तो गोल्डन कार्ड लगभग $5 मिलियन का है, $5 मिलियन का मिलेगा। और आप जानेंगे कि जो गोल्डन कार्ड है वो $5 मिलियन का तो मिलेगा, लगभग ये 43 करोड़ रुपए का होता है, लगभग 43 करोड़ का। और ये किसके लिए दिया गया है? तो स्थायी निवास के लिए, स्थायी निवास के लिए। देखिए प्यारे साथियों, स्थायी निवास के लिए अगर किसी को भी अमेरिका में स्थायी निवास के लिए रहना है, मान लीजिए कि कोई बहुत ज्यादा अमीर आदमी है तो अमेरिका में जाकर सेटल होगा, वो 43 करोड़ दे देगा, हम दे देंगे, मैं दे दूंगा, आप दे देंगे, कोई भी नहीं दे पाएगा। इसलिए गोल्डन वीजा कोई भी नहीं ले पाता है। यानी कि स्थायी निवास अब कोई नहीं कर पाएगा अमेरिका में। अमेरिका में स्थायी निवास वही कर पाएगा जिसके पास में 43 करोड़ रुपए तो सिर्फ इसको लेने के लिए होंगे, बिजनेस करने के लिए तो उसके पास में अलग से होना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे साथियों, स्थायी निवास होगा। देखिए, कोई कहता है कि ये नागरिकता देता है, पर साथियों ये नागरिकता नहीं देता है, ये यूएसए की आपको नागरिकता नहीं देगा, ये तो बस रहने के लिए आपको एक वारंट दे देगा कि भाई आप परमानेंट स्थायी निवास रह सकते हो, नागरिकता नहीं देगा प्यारे साथियों। यूएसए की नागरिकता लेना पहाड़ पर चढ़ना जितना खराब है प्यारे साथियों। पहाड़ पर आप भले ही चढ़ सकते हो, लेकिन यूएसए की नागरिकता आप इतनी आसानी से नहीं ले सकते। यूएसए की नागरिकता जब आप गोल्डन कार्ड लोगे उसके 5 साल बाद में आपको एक आवेदन करना पड़ेगा, उस आवेदन के अंदर आप सही पाते हो तो लिया जाएगा,
वरना वहाँ पे भी रिजेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इतने अमीर पर्सन है, इनको नागरिकता मिलेगी 5 साल के बाद में। ये जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें इनको नागरिकता जरूर मिलेगी। तो 5 साल बाद ये नागरिकता के लिए यानी कि सिटीजनशिप के लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, और ये कोई छोटी मोटा धंधा नहीं है प्यारे साथियों। इससे अमेरिका क्या बनाता है, अमेरिका बड़े बड़े फाइटर जेट बनाता है। अमेरिका हर एक सेक्टर में तगड़ा है, तो उसको क्या कर्ज नहीं लेना पड़ता, IMF से उसको भी कर्ज लेना पड़ता है। और कर्ज लेना पड़ता है, उसी कर्ज को चुकाने के लिए क्या करता है भाई साहब, 43 करोड़ का कार्ड बनाता है। ठीक है, तो इतने करोड़ का ये कार्ड बनाता है जिनकी $5 मिलियन है। 43 करोड़ का ये होता है। स्थायी निवास मिल जाएगा अमेरिका में, नागरिकता तो मिलेगी नहीं। नागरिकता के लिए तो 5 साल बाद में ही 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा प्यारे साथियों। दूसरी क्या बात है, देखिए आप है ना इसका और इम्प्लीमेंट देखिए। यहाँ पर जो आप गोल्डन कार्ड देख पा रहे हो उसकी बेसिकली क्या है, ये 5 साल के बाद में आप सिटीजनशिप के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इससे जो बहुत ज्यादा रिच कंपनियां हैं वो अमेरिका में इन्वेस्ट कर पाएगी, क्योंकि एक परमानेंट उनको वहां पर रहना है, परमानेंट उनको निवास करना है। तो अमेरिका तो जिसकी जीरो वैल्यू है वो नेग्लेक्ट है, अमेरिका के सामने वो क्या है, निग्लेक्ट है। तो इस तरह की जो एक रणनीति लेकर आए हैं वो क्या पता कहीं पर ढहने जाए, क्योंकि कोई भी आम आदमी पर्सन 43 करोड़ नहीं दे सकता है। और 43 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है। वहां पर आप सेटल होगी उसके लिए 43 करोड़ है। उसके बाद में निवेश की बात अलग है, धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, इसलिए इसमें रुझान कम होगा लोगों का। लोग अमेरिका में वही परमानेंट निवास ले सकेंगे जो बहुत ज़्यादा अमीर है। ठीक है, अमीरों के लिए तो 43 करोड़ भी प्यारे साथियों कुछ नहीं है, 2 रुपया का सामान ही है। लेकिन हमारे साथियों के लिए तो 43 करोड़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका था एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गोल्डन कार्ड किस देश ने जारी किया है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। यहाँ पर क्या होता है कि उनकी साइट है द डोनाल्ड ट्रंप, उस पर जाना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, पैसे आपको जमा कराने पड़ते हैं USA की गवर्नमेंट को। उसके बाद में ये सारी प्रक्रिया होती है और आपको परमानेंट निवास के लिए आपको एक कार्ड दे दिया जाता है, वही कार्ड कहलाता है गोल्डन कार्ड। लेकिन ये आपको नागरिकता नहीं देता है, नागरिकता के लिए आपको वहां पर रहना पड़ेगा, उसके साथ में ही आपको कुछ जरूरी जो वहां की आवश्यकता है उनको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आज का जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत अच्छा करंट अफेयर है। एग्जाम के हिसाब से तो है ही, लेकिन नॉलेज के हिसाब से भी बहुत अच्छा करंट अफेयर है। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि किसी भी इंसान को किसी दूसरे पर्सन से बात करने के लिए हमेशा उस जैसा तालमेल बिठाना जरूरी है। मान लीजिए कि ये कोई 2 पर्सन है और अगर ये कुछ अलग करता है और ये इससे हटकर कुछ करता है तो ये दोनों कभी भी आपस में मिलकर काम नहीं कर पाएंगे। और प्यारे साथियों, संगठन में ही शक्ति होती है, यहाँ पर वो बात गलत है। क्यों? क्योंकि ये संगठन कर ही नहीं रहे तो इनकी तरक्की कैसे हो सकती है। प्यारे साथियों, हमेशा संगठन की जरूरत पड़ती है तरक्की के लिए, ये बात सर्वथा सत्य है। देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारे देश में भी बहुत सारी सिविलाइजेशन हुई, जिनमें हड़प्पा सिविलाइजेशन है और वैदिक सिविलाइजेशन है। ऐसे ही अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग सिविलाइजेशन रही है। जैसे कि आपकी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, और भी कई सिविलाइजेशन थी, जैसे मिस्र की सिविलाइजेशन थी, और भी कई देशों में है। तो प्यारे साथियों, हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्या सीखा? हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन से सीखा कि सभी जो ग्रामीण थे वो एक जगह एक गांव में रहते थे और उनका जो सिस्टम था वो इस तरीके का था। वो उनके कई स्थल हमारे देश में पाए गए। वो उस समय भी बड़े बड़े बात नहाने के लिए उनके पास बात थे। उस समय हमने उनसे बहुत कुछ सीखा।
हमने उनकी संस्कृति को भी समझना चाहा जितना हमारे वैज्ञानिक समझ पाए। तो उससे क्या मिला, हमको भी नॉलेज मिला और हम भी आगे उस तरीके से बढ़े। प्यारे साथियों, देश विदेशों की इन्हीं सिविलाइजेशन पर यूएन ने एक आपका डे सेलिब्रेट किया है, जो घोषणा तो 2024 में कर दी थी कि हम इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन के बीच में रखेंगे। हम जानेंगे कि कौन सी सिविलाइजेशन कैसी संस्कृति सिखाती है और सभी की संस्कृति को हम अपनाएंगे। और इससे क्या होगा, तो इसको विभिन्न विभिन्न देशों को बढ़ावा मिलेगा और हम साथ मिलकर अपनी जो जीत है हासिल करेंगे। तो प्यारे साथियों, यही है कि विभिन्न विभिन्न देश इसमें सेलिब्रेट होंगे और ये पहली बार जो है वो इसी साल मनाएगी क्या, इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन। इसका मतलब प्यारे साथियों होता है अंतरराष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद दिवस। और प्यारे साथियों 10 जून को मनाया गया पहली बार। प्यारे साथियों ये 10 जून 2025 को मनाया गया। ठीक है, ये घोषणा कब की गई थी, तो यूएन ने घोषणा की थी। प्यारे साथियों, यूएन ही हमेशा घोषणा करता है कोई इंटरनेशनल डे हो तब, तो यूएन ने घोषणा की थी आपके 2024 में। और इस बार की इसकी थीम भी अच्छी है और थीम भी इसकी है विविधता का उत्सव और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसका काम क्या है, पर्पज क्या है? ये क्या करता है, विभिन्न विभिन्न देशों की जो सिविलाइजेशन है उसके अच्छे अच्छे गुणों को क्या करेगा, सभी देश अपनाएंगे और धीरे धीरे अपना जो विकास है वो करेंगे। और इससे संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा, हर एक देश को नई पहचान मिलेगी और इसी पहचान से उनका अलग नाम होगा और देश देश में उस देश को पहचाना जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये एक अच्छा निर्णय लिया गया है यूएन के द्वारा और इसमें भारत की भी कई जो सिविलाइजेशन है बहुत बहुत अच्छी हमें चीज़ें सिखाती है, बातें सिखाती है, तो वो भी यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करने वाली है। तो पूछ सकता है कि पहली बार कब बनाया गया, तो 10 जून 2025 को बनाया गया और थीम क्या थी, तो विविधताओं का उत्सव और शांतिपूर्ण अस्तित्व को बढ़ावा देना, इसकी इस बार की थीम थी। तो प्यारे साथियों, जब आपके फ्रेंच ओपन शुरू हुए थे, टेनिस के जो 4 बड़े ग्रैंड स्लैम होते हैं जिनमें आपका पहला जो टूर्नामेंट होता है साल के जो शुरुआती में होता है उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके बाद में आपका जून के महीने में होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद में जुलाई के महीने में आपका विंबलडन होता है और आखिरी में नवंबर दिसंबर में आपका आखिरी जो ग्रैंड स्लैम होता है वो यूएस ग्रैंड स्लैम होता है। हमने जब ऑस्ट्रेलियन ओपन की भी बात की थी और जब ये ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन शुरू हुआ था तब भी हमने पूरा डिस्कस किया था, लेकिन आज उनका जो फाइनल रिजल्ट आ गया है तो उस फाइनल रिजल्ट को भी जानना जरूरी है हमारे एग्जाम के लिहाज से। तो सबसे पहले जो साल में आपके साल में 4 बड़े ग्रैंड स्लैम होते हैं, अब प्यारे साथियों ये जो ग्रैंड स्लैम है इसका मतलब है कि टेनिस के बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं उन्हीं को ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। तो बेसिकली टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं, टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं। अब देखिए साल के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद में 2 नंबर पर जो होते हैं वो आपके फ्रेंच ओपन होते हैं, यानी कि फ्रांस में होते हैं, साथियों पेरिस में होते हैं, और 3 पर आपके विंबलडन होते हैं और 4 पर आपके यूएसए ओपन होते हैं। तो प्यारे साथियों आज हमारा जो टॉपिक है वो फ्रेंच ओपन को लेकर है और
जो फ्रेंच ओपन था प्यारे साथियों, हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि जो फ्रेंच ओपन है वो आपका 1981 में आपका क्या हुआ था प्यारे साथियों, शुरू किया गया था। और हमने ये भी किया था कि सबसे ज्यादा बार जो है फ्रेंच ओपन किसने जीता है, मैक्सिमम जो बार है फ्रेंच जो ओपन है वो अपने नाम किया है। तो प्यारे साथियों उसमें मैंने बताया था कि आप क्या, राफेल नडाल का नाम आता है। इन्होंने 14 बार प्यारे साथियों 14 बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया है। अब देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट 2025 का भी होता है, जिसमें आपको पता है कि 2025 में जो पुरुष के अंदर जो जीतता है वो आपका कार्लोस अल्काराज होता है। स्पेन के साथियों ये कार्लोस अल्काराज है, और 2024 में भी जो फ्रेंच ओपन जो जीता था वो कार्लोस अल्काराज ने ही जीता था। और अगर इनमें उप विजेता देखिए प्यारे साथियों किसको हराकर ये जीते हैं, तो ये आपके जेनिक सिनर को हराकर जीते हैं। जेनिक सिनर कहां के हैं प्यारे साथियों, तो ये आपके इटली के हो जाते हैं। एग्जाम में एसजीटी पूछ सकता है प्यारे साथियों। अब देखिए महिलाओं के अंदर अगर बात करें, महिलाओं के अंदर पुरुष जो एकल का जो महिला जो एकल का जो खिताब जीता है प्यारे साथियों वो आपके कोको गोफ को मिला है। अब ये कोको गोफ कहां से आती है, तो प्यारे साथियों ये आपके यूएसए से आती है। अगर पूछेंगे आप महिलाओं में उप विजेता कौन रही, तो महिलाओं में जो उप विजेता रही है वो आपकी आर्यना सबालेंका रही है। अब देखिए आर्यना जो सबालेंका है वो भी एक अच्छी खिलाड़ी है, और ये कहां की है प्यारे साथियों, तो ये आपके बेलारूस की है। तो इस बार का जो खिताब जीता है पुरुष के अंदर वो कार्लोस अल्काराज ने जीता है, और महिलाओं के अंदर कोको गोफ जो यूएसए की है प्यारे साथियों उन्होंने जीता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी था, एग्जाम की दृष्टि से ये पूछा जाएगा और इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास कल, तब तक बाय बाय, जय हिंद।